हेलो एंड वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज। जिस सीरीज में हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आपको पता होगा कि हम इस सीरीज को लगातार आगे करते चले आ रहे हैं और संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसमें भी हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम उसी शक्तियों को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या और राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और उन शक्तियों का वो यूज कैसे करता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति संबंधित जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो क्या होती हैं, राष्ट्रपति उनको कैसे यूज करता है, कौन कौन सी वे परिस्थितियां आती हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, और जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो कौन कौन सी स्थितियाँ आती हैं जिनसे कि वो प्रभावी होती हैं या फिर निष्प्रभावी हो जाती हैं, राज्यों का क्या होता है, मौलिक अधिकारों का क्या होता है। हम इन सभी के बारे में जानेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें क्या क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हो जनरल स्टडी वेब सीरीज, मेरा नाम है नीरज और आज हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। और राष्ट्रीय आपातकाल आप याद रखना कि जो आर्टिकल नंबर 352 है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात कही गई है। किसमें? आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है और इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अब हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां आ जाती हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना पड़ता है, जो नेशनल इमरजेंसी है उसे लागू करना पड़ता है। तो देखिए कि जो मोस्ट या फिर कह सकते हैं कि जो तीन ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण आपातकाल लगाना पड़ता है वो हैं। तो पहली स्थिति ऐसी आती है, या तो वाह्य आक्रमण हो जाए, क्या हो जाए, या तो वाह्य आक्रमण हो जाए तब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। दूसरी स्थिति ये है, भारत स्वयं युद्ध में शामिल हो जाए। ठीक है, देखो भारत स्वयं युद्ध में शामिल हो जाए इसका मतलब यह है यदि भारत किसी देश पर अटैक भी कर दे तब भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, और चौथा जो तीसरा कारण है वो कारण क्या है, सशस्त्र विद्रोह। क्या? सशस्त्र विद्रोह, इसके कारण भी नेशनल इमरजेंसी को हम लागू कर सकते हैं। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है कि यदि जो हमने तीनों स्थितियां बताई हैं ऊपर या फिर देखी हैं कि पहली होती है कि बाह्य आक्रमण हो जाए, दूसरी हम स्वयं युद्ध में शामिल हो जाएं, तीसरी सशस्त्र विद्रोह, यदि ये तीनों स्थितियां यदि वास्तविक रूप में नहीं भी हैं, क्या, यदि तीनों स्थितियां वास्तविक रूप में नहीं भी हैं तब भी नेशनल इमरजेंसी इस आधार पर लग सकती है कि इन स्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना हो। ठीक है, ये हमने देखा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल किन स्थितियों में लगता है। अब हम बात करेंगे कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है हमारे देश में। तो याद रखना 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और उसकी हम डेट देखें तो पहला आपातकाल लगा था चीन ने जो आक्रमण हुआ था, चीन के साथ जो युद्ध हुआ था 1962 में, उस टाइम पर आपातकाल लगा था पहली बार। और दूसरी बार जब आपातकाल लगा था, जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, वो लगी थी पाकिस्तान के आक्रमण के समय 1971 में। और तीसरी बार जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 1975 में। आपको पता होगा कि जो 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो 1962 और 1971 से डिफरेंट थी। क्यों थी? क्योंकि वो जो 75 वाली थी वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगी थी। और आपको पता होगा, सॉरी, सशस्त्र विद्रोह ने आंतरिक असंतोष के आधार पर लगी थी। और आपको पता होगा कि जो संविधान है अभी एट प्रेजेंट का, उसमें आंतरिक विद्रोह का कोई भी प्रावधान अब नहीं बचा है। और हम बता दें कि जो आंतरिक विद्रोह था उसे 44 अमेंडमेंट करके संविधान में उसे समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर फिर वो सशस्त्र विद्रोह पर ही अब हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी भारत में कितनी बार लग चुका है। अब हम देखते हैं कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यदि प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपातकाल को लगाते हैं तो वो कितने समय तक लगता है। देखो, यहाँ पर 3 बातें ध्यान देने वाली हैं। आप याद रखना, जो बातें बता रहा हूँ वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती हैं और कई बार आई भी हैं। पहली बात ये है, जब राष्ट्रपति जिस टाइम से यह घोषणा कर देगा कि आज से नेशनल इमरजेंसी लगती है, कब से? आज से नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो आज के 1 महीने बाद
यदि संसद ने इसे अप्रूवल नहीं दिया, क्या, यदि संसद ने इसे अप्रूवल नहीं दिया तो नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, वो नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, मतलब दूसरी बात यह है कि यदि संसद इसे अप्रूवल दे देती है 1 महीने बाद, क्या कर देती है, इसे अप्रूवल दे देती है, तो नेशनल इमरजेंसी अप्रूवल के पश्चात 6 माह तक जारी रह सकती है। कितने माह तक, 6 माह तक जारी रह सकती है, ठीक है। तीसरी बात नेशनल इमरजेंसी के बारे में है कि यदि आप नेशनल इमरजेंसी को बढ़ाना चाहो तो कितने समय तक लागू कर सकते हो। तो संविधान में इसमें प्रावधान है कि नेशनल इमरजेंसी को अनंत समय तक लगा सकते हैं। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन उससे पहले आपको हर 6 महीने में संसद से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जो इसमें एक प्रावधान और है कि प्रावधान ये है कि यदि प्रश्न ऐसा आ जाता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है बिना संसद के अप्रूवल के कितने समय तक जारी रह सकती है, तो इसका आंसर ये है कि बिना संसद के अप्रूवल के या अनुमति के जो नेशनल इमरजेंसी है वो 1 माह तक जारी रह सकती है। कितने माह तक, 1 माह तक, ये आप याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है या फिर कहें कि जो राष्ट्रीय आपात काल है, उसे यदि संसद अप्रूवल देगी तो किस बहुमत से देगी, कौन सी मेजोरिटी होगी जिसके कारण वो अप्रूवल पास हो जाएगा और नेशनल इमरजेंसी है वो जारी रहेगी। तो आप लोग याद रखना कि यदि इसके लिए अप्रूवल मिलना है तो संसद सदस्य की जो टोटल संख्या होती है, कुल संख्या होती है, उसका बहुमत होना चाहिए प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ये याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सदस्य संख्या की जो टोटल सदस्य संख्या है उसका भी बहुमत होना चाहिए, और जितने सदस्य एट प्रेजेंट उपस्थित हैं उनका, और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस बहुमत से अप्रूवल मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो यदि लागू हो जाती है, यदि पारित हो जाती है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो, अब हम जो नेशनल इमरजेंसी है उसके प्रभाव के बारे में जानते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी यदि लागू हो जाती है तो उसका प्रभाव क्या होगा। देखो, जो नेशनल इमरजेंसी है उसका 2 तरीके से प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव पड़ेगा मौलिक अधिकारों पर जो नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और दूसरा प्रभाव पड़ेगा राज्यों पर या फिर उस स्थान पर जहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लागू होगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, पहली बात, यहाँ पर हमें 2 आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359, ठीक है। 2 आर्टिकल अभी याद रखना है। हमने 352 की बात कर रहे हैं अभी, जो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है 352 में, उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि यदि नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव कहाँ कहाँ होगा, या फिर यदि नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो जो 2 आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, एक 358 और 359, ये 2 आर्टिकल्स हमें बताते हैं कि जो प्रभाव है 352 का वो क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 359 की। देखो, 359 कहता है कि यदि नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है, क्या होती है, यदि नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यहाँ भाषा को ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, ना कि स्वतः निलंबित होते हैं। यहाँ याद रखना है, ठीक है, क्योंकि देखो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो स्वतः निलंबित कभी भी नहीं होते, ठीक है। मौलिक अधिकार, ये हम अभी केवल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 359 की बात कर रहे हैं, ना कि संविधान की। आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि यदि नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ना कि स्वतः निलंबित होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो क्या होगा कि राष्ट्रपति फिर जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू होगी तो राष्ट्रपति फिर से आदेश जारी करेगा, किसके लिए, जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित करने के लिए, ठीक है। इसलिए ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू होगी वैसे ही मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 358 पर। देखो, इसमें और उसमें डिफरेंट है। उसमें कहता है कि यदि नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है, क्या होता है, यदि नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है तो जो आर्टिकल 19 है, 19 है, वो स्वतः निलंबित हो जाएगा।
देखो इसमें डिफरेंट है। हम पिछली बार बात ये कर रहे थे, हम संविधान की बात नहीं कर रहे थे, हम केवल आर्टिकल 359 की बात कर रहे थे। ठीक है, संविधान में तो प्रावधान है कि जो नेशनल इमरजेंसी लागू होगी तो मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। और मौलिक अधिकारों में केवल एक ही ऐसा अधिकार है जो 19 है, जो स्वतः निलंबित होता है, और वो भी केवल एक विशेष परिस्थिति को छोड़कर। ठीक है, वो परिस्थिति आती है कि यदि सशस्त्र विद्रोह होगा तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भी आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा, उसे भी आदेश के द्वारा निलंबित किया जाएगा। आया समझ में? क्या है डिफरेंट आर्टिकल नंबर 358 में और 359 में? 358 कहता है कि यदि नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो आर्टिकल निलंबित जो अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, स्वतः निलंबित नहीं होते। और 358 बोलता है कि यदि नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज की जाती है तो 19 भी स्वतः निलंबित नहीं होगा, उसे भी निलंबित करने के लिए क्या किया जाएगा, आदेश जारी किया जाएगा, तब वो निलंबित होगा। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी यदि इम्पोज होती है तो आर्टिकल नंबर 20 और 21, 20 और 21, ये दोनों कभी भी निलंबित नहीं होते। ठीक है, और ना ही इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो ये हमने बात करी कि क्या प्रभाव पड़ेगा मौलिक अधिकारों पर। और अब हम देखते हैं कि राज्यों पर क्या पड़ेगा। देखो, जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, जिस जिस क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लागू होगी उस क्षेत्र का पूरा शासन प्रशासन नियम कानून सारे किसके, केंद्र के हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना, यहाँ पर एक आर्टिकल भी आता है, आर्टिकल नंबर 350। कौन सा? आर्टिकल नंबर 350। 350 कहता है यदि 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू हुई तो राज्यों के जो विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाएगा, केंद्र के पास चला जाएगा। अभी हमने 4 आर्टिकल्स के बारे में बात कर ली है। पहला आर्टिकल 352, दूसरा आर्टिकल हमने 358, तीसरा 359 और जो चौथा है वो 350। ये चारों के बारे में हमने बात करी है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की यदि समाप्ति की बात करें तो वो समाप्त कैसे होता है? तो देखो, समाप्ति के लिए भी 2 या 3 ऐसे रास्ते होते हैं जो समाप्त हो जाता है। पहला, देखो, जब हमने बात करी थी कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी टर्म क्या होती है, उसकी अवधि क्या होती है, हमने बात करी थी कि बिना संसद के अप्रूवल के 1 महीने तक जारी रह सकता है। देखिए, यदि संसद अप्रूवल नहीं देगी तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता, यदि संसद ने अप्रूवल दे भी दिया तो 6 महीने बाद यदि अप्रूवल नहीं दिया तो दूसरा ये है, समाप्त हो जाएगी। देखो, ये तो सिंपल है, लेकिन यदि हम एक इम्पोर्टेंट बात करें, जो बात हमें याद रखनी चाहिए उसकी यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा है, देखो, यदि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 कितने, यदि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य यदि प्रस्ताव लाएं कि नेशनल इमरजेंसी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और वह प्रस्ताव क्या हो जाता है, लोकसभा में पारित हो जाता है, तो उसी टाइम से नेशनल इमरजेंसी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, कि देखो, ये ऐसा होता है कि जैसे मान लो कभी लोकसभा सत्र में नहीं होती या फिर लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी को यदि आगे बढ़ाना होता है तो राज्यसभा से हम अप्रूवल ले लेते हैं और वो आगे बढ़ती जाती है। लेकिन जब लोकसभा आती है, यदि लोकसभा नहीं चाहती है कि नेशनल इमरजेंसी आगे और जारी रहे तो वो ऐसा कर सकती है। तो हमने अभी बात करी कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस आधार पर हम अलग कर सकते हैं। और एक बात और याद रखना कि जो नेशनल इमरजेंसी को हटाने का जो प्रावधान है वो भी 352 में ही किया गया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, इन प्रश्न के उत्तर हम देख लेते हैं क्योंकि इनमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है। पहला प्रश्न ये है कि देखो, जो 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी क्यों लागू नहीं हुई? बताओ, मतलब 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ भारत का और नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर यही है कि आपको पता होगा कि जब 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पर भारत में नेशनल इमरजेंसी 1962 से 1968 तक के लिए लगी थी। जब पहले से ही नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, वह आक्रमण या युद्ध में शामिल होने के कारण, तो हम दोबारा से इमरजेंसी क्यों लगाते? ठीक है, मुझे विश्वास है कि शायद ये इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि 1965 में नेशनल इमरजेंसी पाकिस्तान के युद्ध के साथ क्यों नहीं लगी। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि 1975 में
नेशनल इमरजेंसी को क्यों लगाया, जबकि पहले से ही 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो 1971 में नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी और वो नेशनल इमरजेंसी 1971 से 1977 तक के लिए थी। कैसे थी कि पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था 1971 में, तो 1971 से 1977 तक के लिए नेशनल इमरजेंसी तो लागू थी, फिर भी 1975 में नेशनल इमरजेंसी क्यों लागू हुई बताओ। तो इसका कारण भी ये था कि 1971 में जो नेशनल इमरजेंसी थी, वो नेशनल इमरजेंसी वह आक्रमण के कारण लगी थी, लेकिन 1975 था, 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी थी वो आंतरिक असंतोष के आधार पर लगी थी, इसलिए ये नेशनल इमरजेंसी डबल डबल लगी हुई थी। मुझे विश्वास है कि आपको ये सब पता चल गया होगा कि क्या है नेशनल इमरजेंसी। हमने देखा आर्टिकल 352 के बारे में आज सब कुछ जाना। अगली बार हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपातकाल है उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।